तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज की अपनी क्लास का टॉपिक है मार्केट फेलियर। जी हां, हम जानेंगे कि मार्केट फेलियर्स क्या है, इसके कॉजेस क्या है और इसके ठीक करने के उपाय क्या है, मेजर्स क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, या फिर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज या फिर ये वीडियो मार्केट फेलियर्स की आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो टॉपिक्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, वो टॉपिक आपके दिमाग में बस जाए और मैं आपके दिल में बस जाऊं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और जानने का प्रयास करते हैं कि मार्केट फेलियर होता क्या है। तो जरा मेरी बात को समझना काफी ध्यान से। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलूं, जब एक देश में डिमांड और सप्लाई का लेवल बराबर नहीं होता, कि देश में डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, या फिर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं बच्चों मार्केट फेलियर। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करूं तो बेटा मान लीजिए एक गोलगप्पे वाला अगर मार्केट में गोलगप्पे बेचने जाता है तो उसका एक पर्पस होता है, उसका एक उद्देश्य होता है कि जितने वो गोलगप्पे लेके आया है उतने ही गोलगप्पे वो जाके बेचे। इट मींस अगर मान लो उसने 100 गोलगप्पे बनाए तो यही चाहेगा कि आज मेरे 100 के 100 गोलगप्पे सेल हो जाए। वो फॉर एग्जांपल मान लो अब वो 100 गोलगप्पे लेके आया, वो सप्लायर है, वो 100 गोलगप्पे लेके आया। अब मान लो सामने जो कस्टमर उसके आ रहे हैं और वो उन्हें गोलगप्पे खिला रहा है और पूरे दिन में उसने देखा कि भाई गोलगप्पे उसके बच गए। उसने गोलगप्पे बनाए थे 100 और केवल 80 गोलगप्पे उसके सेल हुए, 20 गोलगप्पे बच गए। तो क्या उस दुकानदार को यह बात अच्छी लगेगी? उस गोलगप्पे वाले भैया को क्या यह बात अच्छी लगेगी? जी नहीं। क्या होगा कि यार 20 गोलगप्पे यार मतलब वेस्टेज हो गई, बच गए। हालांकि वेस्टेज नहीं हुई, वो नेक्स्ट डे काम आएंगे, लेकिन आप समझ लो मान लो वेस्ट हो गए तो क्योंकि 20 बच गए ना, तो उसके माइंड में क्या आएगा, यार 20 गोलगप्पे बच गए, यार वेस्टेज हो गई। तो मतलब अगर देश में डिमांड कम हो और सप्लाई हो ज्यादा तो रिसोर्स की वेस्टेज होती है, क्योंकि माल बन गया ज्यादा और उतनी डिमांड नहीं हो रही, तो ये क्या है, वेस्टेज है। क्या ये देश के लिए एक अच्छी बात है? जी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, गोलगप्पे वाले भैया के पास सेम 100 गोलगप्पे थे और आज क्या हुआ, गोलगप्पे वाले भैया ने गोलगप्पे खिलाए और 100 के 100 गोलगप्पे सेल हो गए और फिर भी कुछ कस्टमर बचे हुए थे जिन्हें और गोलगप्पे खाने थे। भैया अब भी दुखी है, वो गोलगप्पे वाले भैया अब इसलिए दुखी है कि यार शॉर्टेज पड़ गई, कम पड़ गई, मेरे कस्टमर नाराज हो गए, वो चले गए मेरे पास से, अब दोबारा क्या पता नहीं आए, ये सोच के कि गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं। तो गोलगप्पे वाले भैया अब भी दुखी है कि शॉर्टेज पड़ गई। सेम वही देश की हालात है कि अगर देश में डिमांड हो ज्यादा और सप्लाई हो कम तो देश के अंदर वस्तुओं की शॉर्टेज पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये भी अच्छी बात देश के लिए नहीं है। तो ना तो सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम, इससे वेस्टेज होती है, और ना ही सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, इससे शॉर्टेज होती है। गोलगप्पे वाले भैया केवल तब खुश रहेंगे जब गोलगप्पे भी बने 100 और उन्होंने पूरे 100 सेल किए 100 के 100, ना तो कोई शॉर्टेज हुई और ना ही गोलगप्पे वेस्ट हुए। और इसी को बच्चों बोला जाता है मार्केट सक्सेस। भैया आप तो मार्केट फेलियर पढ़ा रहे थे, तो मेरी बात तो सुनो। तो जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो तो इसको बोलूंगा मार्केट सक्सेस, कि भैया अच्छी बात है, ना तो शॉर्टेज पड़ी ना तो वेस्टेज हुई। लेकिन जब डिमांड सप्लाई बराबर ना हो, डिमांड है ज्यादा सप्लाई है कम, या फिर डिमांड है कम सप्लाई है ज्यादा, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसी को बच्चों बोला गया है मार्केट फेलियर। तो सिंपल शब्दों में, जब क्वांटिटी डिमांड इज नॉट इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, देन इन सच अ केस दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मार्केट फेलियर। होपफुली मार्केट फेलियर होता क्या है समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसके थोड़े और नाम बताऊं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब देश में रिसोर्सेस का या गुड्स एंड सर्विस का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन ना हुआ हो, प्रॉपर तरीके से गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूमर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट ना किया गया हो, या फिर प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन के फैक्टर्स को प्रोड्यूसर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट ना किया गया हो। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जब इन चारों चीजों को प्रोड्यूसर्स के बीच
ठीक से डिस्ट्रीब्यूट ना किया गया हो, किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा, किसी के पास जमीन बहुत कम, किसी के पास लेबर बहुत ज्यादा, किसी के पास लेबर बहुत कम, इट मींस इनएफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए प्रोडक्शन के फैक्टर्स का, या फिर इनएफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूमर्स के बीच, किसी कंज्यूमर के पास गुड्स बहुत ज्यादा है और किसी कंज्यूमर्स के पास गुड्स बिल्कुल है ही नहीं, इट मींस इनएफिशिएंट तरीके से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, गुड्स एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही मार्केट फेलियर कहलाता है। तो जब हम मार्केट को डिमांड और सप्लाई के हालात पे छोड़ देते हैं और डिमांड और सप्लाई अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो इक्वल नहीं हो पाते हैं, या तो होता है एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, या फिर होता है एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, इसी चीज को मार्केट फेलियर कहा गया है। मार्केट फेलियर को हम लोग एलोकेटिव इनएफिशिएंसी भी कहते हैं कि एलोकेटिव मींस डिस्ट्रीब्यूशन और इनएफिशिएंसी मींस बेकार तरीके से। तो जब रिसोर्सेज का बेकार तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए इसी को मार्केट फेलियर कहते हैं, या फिर रिसोर्स को मिस एलोकेट किया जाए, वही वाली बात, मिस एलोकेट का मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, और हम इसको पेरिटो इनएफिशिएंसी भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में आपको पढ़ाया था पेरिटो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है या फिर पेरिटो एफिशिएंसी क्या होता है। जब प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसको बोलते हैं पेरिटो ऑप्टिमैलिटी या फिर पेरिटो एफिशिएंसी। लेकिन वही चीज जब प्रॉपर तरीके से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए तो इसको बोलते हैं पेरिटो इनएफिशिएंसी, या फिर इसी को बच्चों बोलते हैं मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर को हम लोग पेरिटो इनएफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, या फिर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं जब रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, या फिर जब देश में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर ना हो। इट इज कॉल्ड व्हाट, मार्केट फेलियर। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको पढ़ाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखेंगे यहां पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है कि मार्केट फेलियर एक इकोनॉमिक टर्म है जिसके अंदर क्या होता है, कि इन एनी गिवन मार्केट, किसी भी बाजार में जब क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर ने जो डिमांड करी, डज नॉट इक्वेट मींस इक्वल, अगर वो इक्वल ना हो किसके, क्वांटिटी सप्लाइड बाय सप्लायर, कि सप्लायर ने जो सप्लाई करी। इन सिंपल जब डिमांड नॉट इक्वल ना हो किसके, सप्लाई के, तो इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, मार्केट फेलियर कहते हैं। आगे बोलता है मार्केट फेलियर्स अकर्स व्हेन रिसोर्सेस आर मिस एलोकेटेड, जब रिसोर्स को मिस एलोकेट किया जाए, या फिर एलोकेटेड इनएफिशिएंसी हो, क्या लिखा है, इनएफिशिएंसी, कि ठीक से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, या फिर पेरिटो इनएफिशिएंसी हो। अगेन पेरिटो इनएफिशिएंसी, सेम मतलब कि रिसोर्स को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, तो इसी को मार्केट फेलियर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन मार्केट फेल टू प्रोड्यूस एंड एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, कि मार्केट फेलियर उत्पन्न होता है जब हम एफिशिएंट वे में प्रोड्यूस को, वस्तु को और रिसोर्सेज को ठीक से एलोकेट ना कर पाए। इन ट्रेडिशनल माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर पहले ट्रेडिशनल पुराने जमाने में माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट फेलियर को हम लोग स्टीडी स्टेट डिसइक्विलिब्रियम भी कहते थे। इसका मतलब वही होता है कि जब सप्लाई डिमांड के इक्वल ना हो, बराबर ना हो, डिमांड सप्लाई जब बराबर ना हो, इसको अपन लोग स्टीडी स्टेट डिसइक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम लोग मार्केट फेलियर भी बोल सकते हैं। तो जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम या फिर मार्केट सक्सेस, और जब डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो उसको बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम या फिर स्टीडी स्टेट डिसइक्विलिब्रियम या फिर मार्केट फेलियर। तो होपफुली मार्केट फेलियर होता क्या है समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में होता क्या है आपको थोड़ा और डीप में लेके जाऊं
तो मार्केट फेलियर तब होता है जब देश में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, कि हमने मार्केट को या पूरे देश को डिमांड सप्लाई के हाल पे छोड़ दिया, गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही, इसी वजह से मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को बीच में एंट्री मारनी पड़ती है, गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ता है, तभी जाके मार्केट फेलियर ठीक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर देश में गवर्नमेंट ना हो और देश में जो पूरा देश है उसको डिमांड और सप्लाई के हाल पे छोड़ दिया जाए। अब जरा मेरी बात को सुनो, अगर देश में गवर्नमेंट नहीं है तो देश में कौन बचा? प्राइवेट सेक्टर। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर गुड्स एंड सर्विस को सभी कंज्यूमर्स के बीच ठीक से बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर जो वस्तु बनाएंगे वो केवल अमीर लोग के लिए बना पाएंगे या उन लोग के लिए बनाएंगे जिनके पास पैसा होगा। क्या प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाई गई वस्तुएं गरीबों तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएंगी। क्या प्राइवेट सेक्टर लोगों के लिए पार्क बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या प्राइवेट सेक्टर गली में स्ट्रीट लाइट लगवाएगा? नहीं लगवाएगा। तो क्या यहां पे देश में ठीक से काम हो रहा है? नहीं हो रहा। रिसोर्सेस या फिर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। गरीबों तक वस्तुएं नहीं पहुंच रही, केवल अमीर लोग या फिर मिडिल क्लास के लोग ही वस्तु को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ठीक से काम नहीं कर रहा। यही तो है मार्केट फेलियर, कि जब देश ठीक से काम ना करे, जब सभी तक वस्तुएं प्रॉपर ना पहुंच पाए, इसी को क्या बोला गया? मार्केट फेलियर। और इसी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट बीच में एंट्री मारेगी और गवर्नमेंट अपने टूल्स के माध्यम से वस्तुएं गरीबों तक भी पहुंचाएंगी। गवर्नमेंट अपने एक्शन लेके सभी के बीच, सभी कंज्यूमर्स के बीच या प्रोड्यूसर्स के बीच ठीक से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और तब जाके मार्केट फेलियर खत्म होगा और मार्केट सक्सेस सामने आएगा। तो मार्केट फेलियर खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को बीच में एंट्री लेनी पड़ती है। मार्केट फेलियर तभी होता है जब देश में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता और देश को डिमांड सप्लाई के हालात पे छोड़ दिया जाता है। होपफुली समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे आपका आ रहा है कॉजेस ऑफ मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या है? तो इसका जो बच्चों कॉज है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटीज, इनकम्प्लीट मार्केट, इंफॉर्मेशन फेलियर, या फिर इसको असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, एंड एक्सेट्रा। अब इसका जरा मतलब क्या है समझो। जो कॉजेज है इनको मैं सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर बात करूंगा, बाकी कॉजेज आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। हर एक कॉज पे प्रॉपर टाइम जाएगा, हर एक कॉज का प्रॉपर डायग्राम बनेगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। पेपर में सारे एक साथ नहीं पूछता, पेपर में या तो एक बार में कोई एक पूछेगा या एक बार में कोई दो पूछेगा। सारे एक साथ पेपर में नहीं पूछे जाते, क्योंकि अगर सारे एक साथ ही पूछ लिए गए तो फिर 3 घंटे तक आप यही करते रहोगे, बाकी पेपर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट अलग से एग्जाम में आ जाता है, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पेपर में इनके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बनती है, एक बार वो भी देख लो। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बन जाती है ये कि मार्केट फेलियर के कॉजेस क्या है, मार्केट फेलियर कितने टाइप का होता है वो बताओ, या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द कंडीशंस या रीजंस अंडर विच मार्केट फेल्स और आर नॉट पेरिटो एफिशिएंट, कि ऐसे कौन सी स्थिति है जहां पे मार्केट फेल हो जाती है या फिर मार्केट पेरिटो एफिशिएंट में नहीं रहती। इट मींस मार्केट में पेरिटो एफिशिएंसी नहीं है, मार्केट में पेरिटो ऑप्टिमैलिटी नहीं है। इट मींस मार्केट में एफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पेरिटो इनएफिशिएंसी हो रही है। तो ऐसे कौन सी कंडीशन है जहां पे मार्केट में पेरिटो इनएफिशिएंसी होती है, या फिर पेरिटो एफिशिएंट नहीं होता, या फिर मार्केट फेलियर होता है? समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाता है। तो चलिए हम पहले वाले कॉज को पढ़ेंगे जिसका नाम है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, चलिए अब जरा समझते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेलियर कैसे होता है।
तो जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करो। बेटा मार्केट दो टाइप की होती है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। भैया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जहां पर बहुत सारे होते हैं बायर्स एंड सेलर, जहां पे वस्तु के प्राइस फिक्स होते हैं, प्राइस में कोई बदलाव बार बार नहीं आता। और एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स नहीं होते, जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहां पर प्राइस में बार बार चेंज होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहां पे तो होता है मार्केट सक्सेस, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट फेलियर नहीं होता। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट फेलियर होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला हिस्सा कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट सक्सेस होता है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ी हो मेरी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि परफेक्ट कंपटीशन में पेरिटो ऑप्टिमैलिटी होती है। और पेरिटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब होता है पेरिटो एफिशिएंसी, कि जहां पे रिसोर्सेज का सही तरीके से एलोकेशन होता है। ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा रखी है। आपको इस लेक्चर में वो ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेलियर क्यों है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेल क्यों हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेलियर नहीं होता, वो अपनी जगह ठीक है, हमने इसको पढ़ रखा है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में, इसको पेरिटो ऑप्टिमैलिटी भी कहते हैं। मेन तो इस पे ध्यान दो। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सेलर्स है, फॉर एग्जांपल मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर ओलिगोपोली, आपको पता होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में होती है तीन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। और ये तीन मार्केट क्या करती है, इन तीन मार्केट में होता क्या है कि वस्तु के प्राइस होते हैं ज्यादा और वस्तु की जो क्वांटिटी होती है कम। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस होते हैं कम और मात्रा होती है ज्यादा। परफेक्ट कंपटीशन वो वस्तुएं बनाता है जो देश में सभी लोग को चाहिए और सस्ते दाम पर बनाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का लेवल कम होता है ताकि हर कस्टमर पे कर सके, और देश में मात्रा भी ज्यादा बनती है ताकि हर इंसान तक पहुंच सके। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में देश में मात्रा कम बनती है, वस्तु कम बनती है, वो सब तक नहीं पहुंच पाती और प्राइस का लेवल भी ज्यादा होता है, हर इंसान खरीद नहीं पाता। तो देश के लिए क्या ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है? देश के लिए ये अच्छा है, परफेक्ट कंपटीशन जहां पे प्राइस भी कम और मात्रा भी ज्यादा। लेकिन देश के लिए ये इम्परफेक्ट कंपटीशन अच्छा नहीं है क्योंकि यहां पे प्राइस ज्यादा होते हैं, मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से यहां पे मार्केट फेलियर होता है क्योंकि यहां पे वस्तुएं हर इंसान तक नहीं पहुंच पा रही, यहां पर वस्तु बन ही कम है और हर इंसान तक पहुंचे भी कैसे, यहां पे प्राइस का लेवल क्या है, ज्यादा। और इस चीज को मैं डायग्रामेटिकली प्रूव भी करूंगा कि यहां पे प्राइस ज्यादा क्यों है और यहां पे जो है मात्रा कम क्यों है, यहां पे सब तक वस्तु क्यों नहीं पहुंच पा रही, यहां पर प्राइस ज्यादा क्यों है। तो इसलिए मैंने कहा इन इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेलियर होता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेलियर नहीं होता। अब इम्परफेक्ट में कैसे होता है, हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए पहले थ्योरेटिकली पढ़े, फिर मैं इसका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। तो यहां पे लिखा है कि एक इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होती है जहां पर एक एजम्पशन नहीं होती। कौन सी एजम्पशन? मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स डज नॉट होल्ड, कि ये शर्त आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु के लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या आता है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। और ये तीनों ही मार्केट एफिशिएंट नहीं होती। लिखा हुआ भी है नन ऑफ दीज मार्केट आर एफिशिएंट, क्योंकि फर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस सोशल ऑप्टिमल आउटपुट। सोशल ऑप्टिमल आउटपुट का मतलब है फर्म यहां पर उतना आउटपुट नहीं बनाती जितनी सोसाइटी को नीड है।
यहां पर सोशल ऑप्टिमल आउटपुट नहीं बनता। सोशल ऑप्टिमल आउटपुट का मतलब मैं अगेन बोल रहा हूं कि यहां पे सोसाइटी को जितने आउटपुट की नीड है और जितने प्राइस पर नीड है, यहां पर ये मार्केट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या फिर ओलिगोपोली ऐसा नहीं करती। जबकि यहां पे क्या लिखा है, दे टेंड टू प्रोड्यूस लेस, ये कम माल बनाते हैं। सोसाइटी में नीड है ज्यादा, जबकि ये लोग माल बनाते हैं कम, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज पड़ जाती है। क्योंकि सोसाइटी में नीड इतनी है, सोसाइटी में नीड इतनी है, बट इन्होंने माल केवल इतना बनाया जिससे क्या हो गया, सोसाइटी में मार्केट में पड़ गई शॉर्टेज, और शॉर्टेज होने की वजह से क्या हो गया, मार्केट फेलियर हो गया। आगे बोलता है, एंड इसी के साथ साथ प्राइस इज हायर देन इट वुड बी अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और जो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस होते हैं ज्यादा। तो वही बात तो मैंने बोली कि यहां पे आउटपुट बनता है कम और प्राइस होते हैं ज्यादा, जो कि दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। एक तो माल भी कम बन रहा है, ऊपर से उसके प्राइस भी ज्यादा है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आउटपुट बनता है ज्यादा ताकि सब लोग तक पहुंच सके, और प्राइस होते हैं कम ताकि सब लोग खरीद सके। आगे बोलता है, द कंडीशन प्राइस इज इक्वल टू एमसी। बेटा ये जो कंडीशन है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, जहां पे क्या होती है, जहां पे पेरिटो एफिशिएंसी होती है, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं, जहां पे मार्केट सक्सेस होती है, जहां पे एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है। तो बोलता है कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट होल्ड। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होता, इट मींस यहां पे मार्केट सक्सेस नहीं होती, एंड द सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट। और इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला सिस्टम, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन नहीं करते। लिखा हुआ भी है, द मोनोपोली प्राइस हायर देन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि जो प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट, इट मींस परफेक्ट कंपटीशन, कि जो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में होने चाहिए या होते हैं, मोनोपोली के प्राइस उससे कई ज्यादा होते हैं। अब बताओ एक कंज्यूमर क्या पे करेगा, लेस प्राइस या मोर प्राइस? कंज्यूमर लेस प्राइस पे करना चाहेगा, हायर प्राइस पे करना नहीं चाहेगा। इसी वजह से मोनोपोली में क्या है, मार्केट फेलियर है। आगे बोलता है, एंड रेस्ट्रिक्ट आउटपुट, और तो और यहां पे आउटपुट भी रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब यहां पर जितना चाहो उतना आउटपुट नहीं बनेगा। यहां पर मोनोपोली जितना चाहेगी केवल उतना ही माल बनेगा, भले ही समाज में, सोसाइटी में नीड हो ज्यादा, लेकिन मोनोपोली यहां पे अपने अकॉर्डिंग ही वस्तु को बनाएगी, विच इज नॉट मैक्सिमाइजिंग वेलफेयर फॉर द कंज्यूमर। अब बताओ, क्या प्राइस को ज्यादा रखने से और माल को कम बनाने से कंज्यूमर का वेलफेयर होगा? नहीं, यहां पर कंज्यूमर का वेलफेयर नहीं हो रहा। और जब तक एक देश में कंज्यूमर का वेलफेयर ही नहीं हो रहा, तो वहां पे मार्केट सक्सेस कैसे आएगी? वहां पे मार्केट सक्सेस नहीं आएगी, वहां पे क्या आएगा? वहां पे आएगा मार्केट फेलियर। आगे बोलता है, इट ऑल्सो डज नॉट मैक्सिमाइज वेलफेयर फॉर पोटेंशियल सप्लायर्स। कंज्यूमर के साथ साथ यहां पे सप्लायर्स का भी वेलफेयर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं बात करूं मोनोपोली की, तो मोनोपोली अगर आपने पढ़ी हो तो मोनोपोली मार्केट के अंदर एक रेस्ट्रिक्शंस और होती है, और वो रेस्ट्रिक्शन ये होती है कि मोनोपोली में कोई भी फर्म जब चाहे तब आकर एंट्री नहीं कर सकती या एग्जिट नहीं कर सकती। मोनोपोली में एंट्री एंड एग्जिट के लिए बैरियर्स है कि कोई भी फर्म आकर मोनोपोली नहीं बन सकती भाई। देयर इज अ बैरियर ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑन द मोनोपोली। तो यहां पे क्या सप्लायर्स को मौका मिला वस्तु बनाने का? नहीं, मोनोपोली के अंदर हर कोई नहीं आ सकता। मोनोपोली में होती है रेस्ट्रिक्शन होती है, मोनोपोली के एंट्री में होता है बैरियर, जिसकी वजह से सप्लायर का भी फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं मोनोपोली बनना चाह रहा हूं और मैं भी देश में वस्तु बनाना चाह रहा हूं, तो दूसरी फर्म मेरे को आने नहीं देगी, जिसकी वजह से यहां पे मेरा भी वेलफेयर नहीं हो रहा। मैं भी दुकान खोलना चाह रहा हूं बट बाकी फर्म मेरे को दुकान नहीं खोलने दे रही, तो यहां पे सप्लायर का भी वेलफेयर नहीं हो रहा। तो ना तो कंज्यूमर का वेलफेयर हुआ और ना ही सप्लायर का वेलफेयर हुआ। तो क्या ये मार्केट सक्सेस है? जी नहीं, ये है मार्केट फेलियर।
तो वही बोल रहा है कि यहां पे जो सप्लायर है, जो पोटेंशियल सप्लायर है, उनका भी वेलफेयर नहीं हो रहा बिकॉज दे आर अनेबल टू ज्वाइन द मार्केट, क्योंकि वो लोग मार्केट में नहीं आ पा रहे, क्योंकि यहां पे मार्केट में आने पे क्या है, बहुत सारे बैरियर्स है, बहुत ज्यादा बैरियर्स है, जिसकी वजह से लोग सप्लायर्स मार्केट में सामान बेचने के लिए नहीं आ पा रहे। The only welfare that is maximized is the welfare of the monopoly itself। तो इस पूरे के पूरे केस में जो वेलफेयर हो रहा है वो केवल और केवल मोनोपोली का ही हो रहा है, ना तो कंज्यूमर का हो रहा, ना अदर सप्लायर्स का हो रहा। इस पूरे के पूरे केस में केवल एक ही इंसान का फायदा हो रहा है और वो है मोनोपोली खुद। केवल मोनोपोली को ही फायदा मिल रहा है क्योंकि उसके प्राइस ज्यादा है और माल बना रहे हैं कम, और उस कम माल को ज्यादा प्राइस पर बेच रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो केवल मोनोपोली ही फायदा उठा रहे हैं और कोई यहां पे फायदा उठा नहीं पा रहा। आगे बोलता है, अगर हम मार्केट सक्सेस चाहते हैं या फिर पेरिटो एफिशिएंसी चाहते हैं या फिर रिसोर्सेस का एफिशिएंट एलोकेशन चाहते हैं, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो भाई साहब मार्केट में मोनोपोली नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं, ओलिगोपोली नहीं, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन से मार्केट में सक्सेस होती है, पेरिटो ऑप्टिमैलिटी होती है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है। इट इज ऑल्सो सेड इन द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। और इस चीज के लिए अगर आप वेलफेयर की फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम पढ़ोगे तो वहां पर प्रॉपर मैंने प्रूफ करके बताया है कि किस प्रकार परफेक्ट कंपटीशन में पेरिटो ऑप्टिमैलिटी होती है या फिर मार्केट सक्सेस होती है। होपफुली ये थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा, लेकिन इस मार्केट फेलियर को मैं डायग्राम की हेल्प से भी समझाना चाहूंगा। वीडियो पॉज करो और इतना नोट करो। नोट हो गया? चलिए अब इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे मैंने एक्स पे लिखा है क्वांटिटी, यहां पे लिखा है प्राइस, और अब मैं बनाऊंगा एमआर कर्व और एआर कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। और क्योंकि बात हो रही है इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में दोनों ही कर्व आपके बनते हैं डाउनवर्ड। देखो ये बात मैंने आपको पहले भी बोली कि आप पब्लिक फाइनेंस नाम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आप एक बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आपके बेसिक्स का स्ट्रांग होना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे एमआर एआर कर्व बनाऊं, एमसी कर्व बनाऊं, तो मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि आपको एमआर एआर एमसी कर्व इन सब की नॉलेज है, कि आपका बेसिक क्लियर है, बिकॉज ये बेसिक 11th और 12th क्लास के लेवल पे पढ़ाए जाते हैं और आप अब जो पढ़ाई कर रहे हो वो 11th 12th से कई ऊपर की पढ़ाई है। तो मैं ऐसा मानूंगा ना कि आपको 11th 12th की इकोनॉमिक्स आती होगी। अब ये तो है नहीं कि मैं बिल्कुल पहले एआर क्या होता है वो पढ़ाऊं अलग से, एमआर क्या होता है वो पढ़ाऊं अलग से। हाँ, आपको अलग से पढ़ना है तो आपको वीडियोस मिल जाएगी, बट इस वीडियो में मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आपको एआर एमआर एमसी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन सब की नॉलेज है। ठीक है, चलिए अगर नहीं भी है तो क्या पता मैं डायग्राम बनाऊं और आपको फिर देख के याद आ जाए कि हाँ हमने ऐसा कभी कुछ पढ़ा था। चलिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एमआर कर्व और एआर कर्व बच्चों बनता है डाउनवर्ड। ये बना हमारा एमआर कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और बच्चों ये बना हमारा एआर कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ओके, ये बात आपको पता होगी। दूसरी बात, मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं जो मेरी कॉस्ट है वो मेरी कांस्टेंट है। यहां पे मैं कांस्टेंट कॉस्ट को एज्यूम कर रहा हूं कि जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारी लागत है वो कैसी है, कांस्टेंट है। अब क्योंकि मेरी कॉस्ट कांस्टेंट है तो जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो बच्चों बनेगा ऐसे। तो लीजिए मैंने एक कर्व और बनाया और ये लीजिए ये बना मेरा, मान लो एमसी कर्व, इसको मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब जरा यहां पे समझने का प्रयास करो कि इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में कैसे आता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसे आता है। तो जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम होता है वहां पे जहां पे एमसी बराबर एमआर हो, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको पता होगा
कि MR जो है वो AR के बराबर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता हो, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, और एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग प्राइस भी कहते हैं। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट और हमारा एवरेज रेवेन्यू या फिर हमारा प्राइस एक दूसरे के बराबर हो। और ये बात अभी थोड़ी देर पहले हमारे नोट्स के अंदर भी लिखी थी कि यहां देखो जरा, ये बात थोड़ी देर पहले यहां भी लिखी थी कि प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू, प्राइस इज इक्वल टू जब MC AR के बराबर होगा तब उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम या फिर मार्केट सक्सेस। तो देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम तब आता है जब MC AR के या प्राइस के बराबर हो। अब इस डायग्राम में मैं देखूं तो MC और AR यहां पर बराबर आ रहे हैं, और इसको मैंने बोल दिया E माने इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे जो मेरी कंडीशन है MC इज इक्वल टू AR, तो MC इज इक्वल टू AR यहां पर बराबर है, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम। और मैं नीचे लेके आया तो ये हो गया मेरा Q, इसको मैंने बोला C, क्योंकि ये जो मेरा इक्विलिब्रियम है बच्चों, ये है मेरा परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम मेरा बच्चों कहां बना है? परफेक्ट कंपटीशन में, और इसको मैंने बोला QC, C माने कॉम्पिटिटिव मार्केट या फिर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये बन गया मेरा परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम। और बेटा यहां पे मान लो जो मैंने प्राइस बोला, ये जो MC है आप MC बोल लो, या फिर क्योंकि यहां पे देखो AR भी बराबर है AR, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस E पर क्या होगा? MC बराबर AR और AR माने प्राइस। तो मान लो इसको मैंने बोल दिया, इस प्राइस को मान लो मैंने बोल दिया कि यहां पर प्राइस कितना है जी, यहां पर प्राइस है मेरा OP, या मान लो मैंने C बोल दिया। तो इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस है हमारा यहां से लेकर यहां तक प्राइस इतना है और मात्रा इतनी है। परफेक्ट कंपटीशन में अगर मैं यहां पे लिखूं प्राइस, तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम लेवल पर प्राइस कितना है? O से लेके PC तक। तो मान लो प्राइस मैंने बोल दिया PC, और यहां पर मात्रा कितनी बन रही है? क्वांटिटी जी, ये आ गया मेरा QC। चलो अब बच्चों मैं बात करता हूं इम्परफेक्ट कंपटीशन की। किसकी? आप जरा देखो, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कहां पे आता है जी? जहां पे MC बराबर MR हो। यहां पे MR इम्परफेक्ट कंपटीशन में MR AR के बराबर नहीं होता। इम्परफेक्ट कंपटीशन में MR, देखो परफेक्ट कंपटीशन में तो MR को आप AR भी बोल लो या प्राइस बोल लो, चलता है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में MR AR के बराबर नहीं होता। तो यहां पे मैं MC बराबर AR नहीं बोल सकता, यहां पर मेरे को बस MC बराबर MR ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे MR AR के बराबर नहीं होता या फिर MR प्राइस के बराबर नहीं होता। इम्परफेक्ट कंपटीशन में केवल यही एक शर्त है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में आप MC बराबर MR भी बोल लो या MC बराबर AR भी बोल लो, क्योंकि यहां पे MR AR या फिर प्राइस के बराबर होता है। ये बेसिक आपके स्ट्रांग हो गए तभी समझ में आएगा। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? जब MC और MR बराबर हो। और देखो जरा, अब MC और MR कहां बराबर है जी? MC और MR, MC माने मार्जिनल कॉस्ट, जो मैंने क्या मानी है? कांस्टेंट मानी है। MC और MR कहां बराबर है जी? MC और MR यहां पर बराबर है। ये आगे बेटा मान लो मेरा E1, और ये बन गया मेरा नया इक्विलिब्रियम। और बताओ ये किसका इक्विलिब्रियम है? तो E1 की बात करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या? इसको बोलूंगा इम्परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम, कि यहां भी इक्विलिब्रियम है लेकिन किसका है? या फिर आप ऐसे बोल दो मोनोपोली इक्विलिब्रियम, कि मोनोपोली का इक्विलिब्रियम है, या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम। और जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो यहां पे मेरी मात्रा देखो, यहां मेरी मात्रा कितनी है जी? यहां मैंने बोल दिया मान लो QI, I माने क्या? इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जरा बताओ यहां पर मेरी क्वांटिटी कितनी आ रही है जी? यहां पर मेरी क्वांटिटी आई Q से लेके I तक,
तो खुद देखो, परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम प्रोडक्शन करें तो माल बनेगा इतना, और इम्परफेक्ट में प्रोडक्शन करें तो माल बनेगा कम। तो बताओ ये अच्छी बात थोड़ी है कि यहां पे आप माल कम बना रहे हो, यहां पे माल बन रहा है ज्यादा ताकि समाज के हर इंसान तक पहुंच पाए, लेकिन जैसे इम्परफेक्ट में आए, मोनोपोली में आए, देखो प्रोडक्शन हो गया कम। तो देखा, मोनोपोली में प्रोडक्शन होता है कम, जिसकी वजह से वस्तु सब तक नहीं पहुंच पाती, ये मार्केट फेलियर ही तो है। अब बात करते हैं प्राइस की, और आपको पता है कि प्राइस का मतलब क्या होता है जी? प्राइस का मतलब होता है एआर। याद रखना बच्चों, एआर कर्व को ही प्राइस कर्व कहते हैं जी। प्राइस माने क्या होता है? एआर। अब इस Q1 पे अगर मैं प्राइस को ढूंढने निकलूं कि मेरे प्राइस कितने हैं, इस E1 को थोड़ा मैं ऐसे करता हूं, ये लो, ये है मेरा E1, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब इस Q1 पे मैं प्राइस का पता करना जाऊं, मेरा प्राइस कितना है, तो देखो इस Q1 पे अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये मेरा प्राइस वाला कर्व टच कर गया। इट मींस इस Q1 पे मेरे प्राइस है इतने। भाई प्राइस के लिए मेरे को प्राइस वाले कर्व से टकराना पड़ेगा ना। देखो QC पर प्राइस कितने हैं, तो QC पे ऊपर गया, ये टकरा गया प्राइस वाला कर्व, तो मेरे प्राइस आ गए PC। और Q1 प्राइस के तो ऊपर जाओ, यहां पे टकराया प्राइस वाला कर्व, और यहां पर मेरे प्राइस कितने हैं बेटा? मान लो उसको मैंने बोल दिया P1, या मान लो उसको मैंने बोल दिया PI, प्राइस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो आप नोट कर पा रहे होंगे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कितने हो गए जी? प्राइस हो गए P1। अब आप खुद देख पा रहे हो कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? मात्रा थी ज्यादा और प्राइस था कम, लेकिन जैसे ही मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन पे आया, इस E1 पे आया, मात्रा हो गई कम। एक तो मात्रा कम, चलो मात्रा कम ठीक है, ऊपर से भाई साहब इस लेवल पे प्राइस भी क्या हो गए? ज्यादा, कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में आते ही प्राइस भी बढ़ गए और मात्रा भी कम हो गई कि प्रोडक्शन भी कम होगा, और जितना प्रोडक्शन हो रहा है अब उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केस में मार्केट फेलियर है या नहीं है? जी हां, ये डायग्राम साफ साफ शो कर रहा है कि भाई मार्केट फेलियर है। होपफुली समझ में आ गया होगा कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये मार्केट फेलियर कैसे है। बताइए, क्या आपको डायग्राम अच्छे से पल्ले पड़ गया? भाई मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया, होपफुली समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज कीजिए और इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। चलिए, समझ में आ गया, ठीक है। इस डायग्राम की मैं एक बार आपको रीडिंग करवाता हूं आपके नोट्स में से। तो यहां पे डायग्राम ये बना रखा है हमने, एक बार इस डायग्राम को पढ़ लेते हैं, या फिर एक काम करना, चलो मैं पढ़ा देता हूं। तो बोलता है कि डायग्राम में आउटपुट को शो किया है एक्स एक्सिस पे और प्राइस को हमने शो किया है वाई एक्सिस पे। याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब हमारा एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस, अब बच्चों इसी को हम लोग एवरेज रेवेन्यू को ही या प्राइस को ही हम लोग बच्चों बोलते हैं मार्जिनल बेनिफिट। तो जब हमारा एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस या फिर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, उसी केस में इक्विलिब्रियम होता है। और वही बात यहां लिखी कि परफेक्ट कंपटीशन में जब एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस, इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल बेनिफिट, जब किसके बराबर हो? मार्जिनल कॉस्ट के, उसे क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। जबकि इम्परफेक्ट में कब होता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू किसके हो? मार्जिनल कॉस्ट के। यहां पर बस आपका MC बराबर MR ही होगा। अब आगे बोलता है QC इज द इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वेयर प्राइस इज PC। अगर बात करूं मैं QC की, तो QC क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम QC, और जहां पर प्राइस क्या है आपके? PC, ठीक है। और अगर बात करूं किसकी मैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो QI है ये QI क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम, जहां पर प्राइस क्या है इसके? OPI। तो बताओ इम्परफेक्ट में क्या है? QI क्या है? इसका इक्विलिब्रियम, और इसके प्राइस कितने हैं? PI। जी यहां पे ये आ गया। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे क्या हुआ है? रिडक्शन इन क्वांटिटी घट गई और प्राइस क्या हो गया आपका? बढ़ गया। और मात्रा का घटना,
देखो ना डायग्राम के थ्रू, यहां मात्रा घट गई और प्राइस का लेवल बढ़ गया, तो मात्रा का घटना और प्राइस का बढ़ना ही इनएफिशिएंसी या मार्केट फेलियर शो कर रहा है। होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पे मार्केट फेलियर कैसे होता है और उसका डायग्राम कैसे बना। चलिए, क्या आपको इतना क्लियर है? ठीक है, अब जरा समझते हैं कि इसके करेक्टिव मेजर क्या है कि मोनोपोली में या इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर मार्केट फेलियर हो तो इसको किस प्रकार ठीक किया जाएगा। तो भाई साहब, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है और यहां पे गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट आके एंट्री मारेगी और मार्केट फेलियर ठीक करेगी। जैसे कि ये कि मोनोपोली जो अपनी चला रहे हैं कि हम प्राइस भी बढ़ाएंगे, हम मात्रा भी कम बेचेंगे, जो करना है कर लो। इस चीज के लिए गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट मोनोपोली के लिए कुछ नियम बनाएगी, कुछ कानून बनाएगी और मोनोपोलीज को उन नियम और कानून को मानना पड़ेगा ताकि देश में मार्केट फेलियर ना हो। जैसे कि गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट बोल सकती है कि मोनोपोली कितनी मात्रा बनाएगी वो गवर्नमेंट तय करेगी, मोनोपोली कितने प्राइस रखेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। अगर मोनोपोली का कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ले तो मार्केट फेलियर नहीं होगा, इवन मार्केट सक्सेस होगी। सरकार मोनोपोली के लिए देश में कानून बना सकती है, जैसे कि इंडिया में भी 1969 में मोनोपोली के लिए कानून बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था MRTP, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसका उद्देश्य था कि देश में मोनोपोली क्रिएट ना हो और अगर देश में कोई मोनोपोली है तो ठीक से काम करे, वो अनफेयर प्राइस चार्ज ना करे, वो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ना करे, वो अनफेयर ट्रेड ना करे। इसके लिए सरकार को एंट्री लेनी पड़ती है और तो और मोनोपोली को अपने कंट्रोल में लाने के लिए सरकार उनके ऊपर काफी ज्यादा अमाउंट में टैक्स भी लगाती है ताकि मोनोपोली अपने हद में रहे, अपने कंट्रोल में रहे। तो गवर्नमेंट बीच में आएगी और बीच में आगे गवर्नमेंट मोनोपोली को जो है ठीक कर सकती है। क्या आपको उतनी बात समझ में आई? तो अगर मैं इसकी रीडिंग कराऊं तो बोलता है कि मोनोपोली पावर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बाय एंटी मोनोपोली लॉस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि मोनोपोली को कंट्रोल सरकार अपने नियम से कि एंटी मोनोपोली लॉ बनाए, कि ऐसे लॉ जो मोनोपोली से विपरीत हो, जो उसको कंट्रोल करे, या फिर मोनोपोली की ट्रेड प्रैक्टिस पर कि किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं उस पर थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए। इसीलिए इंडिया ने भी 1969 में MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को लागू किया था। द एम ऑफ दिस इज रिमूविंग, सरकार क्यों करेक्ट कर रही है, सरकार क्यों एक्ट लगा रही है, सरकार क्यों बना रही है कानून, ताकि अनफेयर कंपटीशन ना हो, ताकि अनफेयर प्राइस चार्ज किए ना जा सके, ताकि प्राइस को परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस के बराबर लाया जा सके। सरकार चाहती है कि मोनोपोली भी वही प्राइस चार्ज करे जो प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव वाले प्राइस चार्ज किए जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट सक्सेस होगी, मार्केट में अच्छी चीजें होगी, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी होगी, क्योंकि आप जानते हो परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट सक्सेस होती है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी होती है। सरकार चाहती है कि मोनोपोली भी वही प्राइस चार्ज करे जो परफेक्ट कंपटीशन में चार्ज किए जाते हैं। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ब्रिंग डाउन मोनोपोली प्राइसेस टू कॉम्पिटिटिव लेवल बाय प्राइस रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, सरकार टैक्स के माध्यम से और प्राइस रेगुलेशन के माध्यम से मोनोपोली के प्राइस को कम करेगी, मोनोपोली के प्राइस को गिराएगी और कॉम्पिटिटिव लेवल, इट मींस परफेक्ट कंपटीशन के लेवल पे लेके आएगी। दिस कैन बी डन बाय अपॉइंटिंग अ रेगुलेटिंग अथॉरिटी और कमीशन विच फिक्सेस अ प्राइस फॉर द मोनोपोली। इसके लिए सरकार कोई अथॉरिटी बना सकती है, देश में कोई प्रॉपर अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी बन सकती है, यह सरकार कोई कमीशन, कोई संस्था भी बना सकती है जो मोनोपोली को कंट्रोल करे और मोनोपोली के प्राइसेस को गिराए और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लेवल पे प्राइस को लेके आए।
तो इन चीजों से मोनोपोली या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में होने वाले मार्केट फेलियर्स को कम किया जा सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट फेलियर क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेलियर कैसे होता है और उसको करेक्ट करने के उपाय क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी सगी बहनों, होपफुली आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपके दिमाग में बस गया होगा और मैं आपके दिल में बस गया हूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।